नमस्कार विद्यार्थियों। औद्योगिक क्रांति में हम इससे पहले 4 व्याख्यान कर चुके हैं। विगत व्याख्यान में हमने किया था कि औद्योगिक क्रांति का जो स्वरूप थे, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में विकास हो, जैसे कि इंग्लैंड के वर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार हेथ्रो टल ने एक बीज बोने का जो यंत्र है, सीडिंग ड्रिल, उस मशीन का आविष्कार किया था। ऐसे बहुत से आविष्कार कृषि के क्षेत्र में हुए जिससे मानव और पशु श्रम की आवश्यकता कम हुई, कम समय में अधिक कार्य होने लगा, निपुणता से होने लगा और सस्ता होने लगा और पैदावार के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार हमने उद्योगों के क्षेत्र में किया, परिवहन और संचार व्यवस्था में किया कि कैसे सड़कें डामर की बनाई जाने लगी और इंजन आ गए, भाप इंजन आ गए, रेल और डाक तार, ये सब हमने विगत व्याख्यान में किए थे। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम। सबसे पहले हम करते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में जो पहला परिणाम है विद्यार्थियों, वह है घरेलू उद्योगों का विनाश, उनका पतन। आप जानते हैं विद्यार्थियों कि औद्योगिक क्रांति से पहले कुटीर उद्योग धंधे थे और वो जो कुटीर उद्योग धंधे थे, घर पे लोग अपना कार्य करते थे और उसमें परिवार के सब सदस्य इन्वॉल्व रहते थे। उसके थोड़े से औजार होते थे और अपनी सीमित पूंजी से वो अपना वो कार्य करते थे। जिस वस्तु में रुचि होती थी उसी को बनाते थे और अपना निर्वाह कर लेते थे। यूं कहा जाए कि लोग लगभग आत्मनिर्भर थे और स्वतंत्र थे। परंतु औद्योगिक क्रांति से उद्योग धंधे ठप हो गए। मशीनों से जो उत्पादन आया वह हाथ के उत्पादन से काफी सस्ता, स्मूथ, डिजाइनदार और सुंदर था और सस्ता होने के कारण घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग का उत्पाद इसके सामने टिक नहीं पाया। फलस्वरूप घरेलू उत्पादन की वस्तुओं के ग्राहक कम हो गए और ग्राहक कम हो गए तो कुटीर उद्योग धंधों में काम करने वाले कारीगर और वो जो लोग थे वो बेकार हो गए। आजीविका के लिए वो जो स्वयं का काम करने वाले जो कारीगर थे, जो स्किल, जो एक स्पेशलिस्ट कारीगर जो अपना उद्योग धंधों में थे, उनको भी मजदूरी के लिए विवश होना पड़ा। अगला परिणाम है विद्यार्थियों, कारखानों की स्थापना, बड़े कारखानों की स्थापना। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए गए। उनकी सफलता से प्रोत्साहित होकर लोगों ने सोचा कि यदि वे अपनी बड़ी पूंजी, वो मतलब जो भी उनके पास संचित थी, यदि वे अपनी पूंजी बड़े कारखानों और मशीनों में लगाएं तो उन्हें अधिक फायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े कारखानों के आंशिक मालिक बनने के इच्छुक थे, जिसको हम कहेंगे पार्टनरशिप। अतः बड़े बड़े कारखानों की शुरुआत हुई और जिसके पास में पूंजी नहीं थी विद्यार्थियों, बैंकों की स्थापना हो गई, बैंक से वो पूंजी उपलब्ध हो गई। अब
ये जो कारखाने थे इनमें हजारों लोग एक साथ काम करते थे। संयोग की बात है कि बड़े कारखाने कार्य कुशल और लाभप्रद सिद्ध हुए। इस प्रकार के बड़े कारखानों में केवल मजदूरी काम नहीं करते थे, बल्कि प्रोफेशनल भी काम करते थे। चाहे जैसे इंजीनियर हैं, चाहे मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार भी विद्यार्थियों उपलब्ध था। अब आगे है नए नगरों का उदय। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप गांवों की जनसंख्या कम होती गई, क्योंकि लोग शहरों में रोजगार के लिए चले गए और औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ती गई। क्योंकि गांवों के जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, उन्होंने इन कारखानों के आसपास अपने नए घर बना लिए। वहाँ जब ये लोग रहने लगे, बस्ती बन गई, तो फिर दुकानदार, जो छोटे मोटे दुकानदार है, चाहे वो तेल गुड़ चीनी बेचने वाला, किराने का मसाले बेचने वाला, किराना स्टोर खोलने वाला हो, सब्जी की दुकान करने वाला हो, इस प्रकार की जो जरूरत की जो चीजें होती हैं विद्यार्थियों, दुकानदार, कोई चाय की दुकान वाला, वो लोग वहां पर आकर के बस गए और धीरे धीरे इन बस्तियों का आकार बढ़ता गया और ये नगरों में परिवर्तित होते गए। इंग्लैंड की ही बात करें, जहाँ की औद्योगिक क्रांति की श्री गणेश हुआ, तो वहाँ पे लीड्स, मैनचेस्टर आदि बड़े बड़े नगरों की जो नींव है, इसी क्रांति के दौरान ही पड़ी। दुनिया के दूसरे शहरों, दूसरे देशों में भी नए नगरों का उदय हुआ। अगला है परिणाम विद्यार्थियों, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रदान करे, अर्थात उस पर नियंत्रण रखे। कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे उसका जो लोकल प्रोडक्शन है वो बिक सके और प्रतिस्पर्धा में जो बाहर का प्रोडक्शन है वो न बिके। इस दृष्टि से अब राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा। दूसरे देशों की निर्मित वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाने लगा, ताकि वे वस्तुएं महंगी हो जाएं, और यदि बिकती भी है तो उनका मुनाफा नहीं हो या मुनाफा कम हो। परंतु अपने देश का जो माल है उसको अपने देश में खपाना, जब इस नीति के बाद भी असंभव हो गया, तो फिर दूसरे देश, जो खासकर जो पिछड़े हुए देश थे, अविकसित देश थे, अंग्रेजों का जहां पर अधिकार था, वहां बाजारों की तलाश की जाने लगी। इसके बाद है विद्यार्थियों, परस्पर निर्भरता। औद्योगिक दृष्टि से, माफ करना, आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर निर्भर बना दिया। पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी कर लेता था। यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में दूर के देशों तक सामान पहुंचाना आसान भी नहीं था, और वो विचार फिर कम किया जाता था। परंतु अब स्थिति बदल गई। संसार के सभी बाजार एक दूसरे से जुड़ गए। यातायात के क्षेत्रों में जो क्रांति हुई, यातायात के क्षेत्र में जो क्रांति हुई, समुद्री जहाज बन गए, इंजन वाली मशीन, वो वोट्स हैं, तो इनसे दुनिया के देशों की दूरियां कम हुई और अब सब बाजार
आज भी हम देखते हैं कि संसार के सभी बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज यदि न्यूयॉर्क में किसी वस्तु का भाव बढ़ता है तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक देशों को पिछड़े देशों से कच्चा माल चाहिए था और पिछड़े देशों को मशीनें और तैयार माल चाहिए था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने सभी को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। अब विद्यार्थियों, बात आती है बाजारों में कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होना। ये औद्योगिक क्रांति में जो एक बड़ा जो विद्यार्थियों जो हमें जो देखने को मिला कि पहले अपन ने चर्चा भी की है कि उत्पादन में तो तेजी से वृद्धि हुई और लागत में कमी आई। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 60 साल की अवधि में लोहे के उत्पादन में 37 गुना वृद्धि हुई, कोयला 10 गुना बढ़ गई, कपास के उपयोग में 40 गुना वृद्धि हुई। तो बड़े पैमाने पर ये जो प्रोडक्शन होने लगा, इससे जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो वस्तुएं अब पहले से सस्ती मिलने लगी। बाजार में वस्तुओं की बहुतायत हो गई, प्रतिस्पर्धा भी रही। इसका सीधा सीधा लाभ ग्राहक को मिला, आम जन को मिला। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं क्रांति के सामाजिक परिणामों की। सामाजिक, जैसे औद्योगिक परिणाम थे, कुछ सामाजिक परिणाम भी इसके हुए। और सामाजिक परिणामों में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के पूर्व समाज में विशेषतः गरीब और अमीर दो प्रमुख वर्ग थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक विकास के लिए कारखानों की स्थापना आवश्यक थी और इसके लिए पूंजी तथा व्यावसायिक बुद्धि दोनों की आवश्यकता थी। मध्ययुगीन समाज के जो बड़े लोग यानी कि जो सामंत थे, उन सामंतों के पास में पूंजी तो थी परंतु व्यावसायिक बुद्धि नहीं थी, विजन नहीं था उनके पास में। इसके अतिरिक्त सामंत लोग बिजनेस को एक निम्न कार्य समझते थे, अतः उन्होंने कभी इसमें रुचि भी नहीं ली। मध्यम वर्ग के पास ना तो पूंजी थी, अच्छा माफ करना, मध्यम वर्ग के पास पूंजी भी थी और व्यावसायिक बुद्धि, दोनों चीजें थी। अतः उन्होंने पर्याप्त रुचि ली। फलस्वरूप औद्योगिक विकास के साथ साथ उनका स्वयं का भी विकास होता गया। वे श्रमिक जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े बहुत संपन्न थे, उन्होंने भी अपने स्वतंत्र व्यवसायों की शुरुआत कर दी। ऐसे लोग जो न तो मजदूरी कर सकते थे और न बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सकते थे, उन्होंने व्यवसायिक कार्यों जैसे एजेंट का काम है, दलाली जिसको कहते हैं, ठेकेदारी तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से नए वर्ग का निर्माण किया। इस वर्ग में बहुत से लोगों ने अच्छी दौलत कमाई, खूबसूरत इमारतें बनवाई और समुदाय के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के, यूं कहें कि हम वो प्रमुख बन गए। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति पर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ता गया, चाहे वो कोई सा भी देश हो। इसके बाद है विद्यार्थियों, श्रमिकों की दयनीय स्थिति। औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों के मालिकों को और भी अमीर बना दिया, परंतु जो
उन कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक लोग थे, लेबर थे, उनकी स्थिति पहले से दयनीय हो गई। उन्हें काम तो मिल गया, परंतु उनके काम की उचित मजदूरी नहीं मिली। उन्हें कम से कम मजदूरी दी जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था। पुरुषों को आम तौर पर प्रतिदिन 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। विवश होकर उन्हें अपने स्त्रियों को और जो बच्चे थे, अभी छोटे बच्चे जिनकी आयु खेलने की थी, उनको भी काम पर भेजना पड़ा। महिलाओं को भी काफी घंटे तक काम करना पड़ता था, जो उनके लिए बड़ा कष्टदायक था। 6-7 वर्ष के बच्चों से काम लिया जाता था। औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में कारखानों की सफाई का आमतौर पर ख्याल नहीं रखा जाता था, और चूंकि मशीनों में भी सुरक्षा के जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए दुर्घटनाएं आमतौर पर होती थी। बीमा भी नहीं था। ऐसे श्रमिकों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती थी। घायल, बीमार, अपंग, जिन मजदूरों के हाथ पैर चले गए काम के दौरान, उनकी देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब किसी कारणवश कारखाने बंद हो जाते थे तो उन लोगों को काम से निकाल दिया जाता था और उन्हें अस्थायी तौर पर बेरोजगार रहना पड़ता था। और इन मजदूरों की एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इनके रहने की, इनका निवास स्थान। इन लोगों को नगर के गंदे मकानों में जानवरों की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और इन मजदूरों के पास में कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे, कोई उनका संगठन भी नहीं था। अधिकांश जो लोग हैं, मजदूर हैं, गांव के भोले भाले किसान थे जो पहली बार आजीविका की तलाश में शहरी जीवन बिता रहे थे। इन सब दोषों को दूर करने के लिए मजदूरों को एक दीर्घकालीन और तीव्र संघर्ष करना पड़ा। विद्यार्थियों, अगला बिंदु, संघर्ष की हम बात नहीं करेंगे, जो उन्होंने किस प्रकार से मजदूर संगठन बने और क्या कानून बने, वो हमारा अभी अध्ययन का विषय नहीं है। अब है संयुक्त परिवारों का छिन्न भिन्न होना। औद्योगिक क्रांति ने फ्रांस जो बहुत पहले से प्राचीन युग से चली आ रही संयुक्त प्रथा को छिन्न भिन्न कर दिया। कारखाना पद्धति में श्रमिकों को निश्चित समय तक काम करना पड़ता था, इसलिए उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहना पड़ता था। काम पाने की इच्छा व यातायात के साधनों के विकास से जो लेबर्स हैं, इनकी गतिशीलता बढ़ी। लोग गांव से औद्योगिक नगरों में आए और संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, टूटने लगी, उसका पतन प्रारंभ हुआ। अब उसके स्थान पर छोटे परिवार, एकल परिवार का विकास हुआ। इन स्वतंत्र परिवारों का प्रेम सीमित था। एक जो पति पत्नी, एक दो बच्चे, जिससे पारिवारिक प्रेम का स्रोत सूखने लग गया। अब उनका ध्यान केवल अपने बच्चों तक सीमित रह गया। चूंकि अब महिलाएं भी कमाने लगी थी, अतः उसकी आर्थिक स्वतंत्रता का युग आया। वह स्वतंत्र है, महिला पुरुष के अधीन नहीं है और न ही पुरुष पर आश्रित है, ये विचारधारा विकसित हुई। और इनके कुछ जो दुष्परिणाम हुए, संयुक्त परिवार छिन्न भिन्न हुआ और जो पवित्र प्रेम के जो स्रोत हैं, वो स्रोत विद्यार्थियों सूखने लगे।
अगला है बिंदु अनैतिकता का विकास। औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख दोष यह रहा कि उसने समाज को अनैतिकता की तरफ धकेल दिया। मानव समाज का नैतिक पतन शुरू हो गया। भौतिक समृद्धि से, जेब में धन आने से शराब और जुआ का प्रचार बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि समाज पतन के गर्त में जा फंसा। व्यभिचार, अनाचार, स्वार्थ आदि प्रवृत्तियों के विकास ने शराबखोरी, जुआखोरी, झूठ, फरेब ये प्रवृत्तियां विकसित हुई और दुर्भाग्यवश इन बुराइयों का सबसे घातक प्रभाव निम्न श्रेणी के लोगों पर पड़ा। अगला है गंदी बस्तियों की समस्या। विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति ने गंदी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। श्रमिकों तथा निम्न आय के परिवार कारखानों के इर्द गिर्द सटे हुए जो क्वार्टर्स होते हैं, झुग्गी झोपड़ी होती है, उसमें बस गए। इस स्थिति ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया। जहां कहीं भी कारखाने स्थापित हुए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई। आज के नगरों में यह एक सामान्य रोग है। महानगरों में, नगरों में और गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर वहां के वातावरण का घातक प्रभाव पड़ता था और बड़े होने पर उनमें बहुत से अपराधी भी बन जाते थे। इसके साथ साथ है जन स्वास्थ्य की समस्या। औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की समस्या भी अपने खतरनाक रूप में प्रकट हुई। अधिक समय तक बिना विश्राम किए तथा अस्वास्थ्य पर दूषित वातावरण में काम करने, गंदी बस्तियों में रहने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से अनेक रोग जो हैं वो फैलने लगे, उनका प्रकोप बढ़ा। कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता था उससे वायुमंडल दूषित हो गया। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों ने वातावरण को और अधिक दूषित बनाने में सहयोग दिया। इन सभी के परिणाम स्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर बेहद गंदा असर पड़ा। विद्यार्थियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज की सुख सुविधा की वृद्धि में अद्भुत भूमिका निभाई। तड़क भड़क, चमक दमक, भोग विलास की वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आज भी अच्छा कपड़ा, सुगंधित तेल, पाउडर, फर्नीचर, यातायात के साधन, मनोरंजन के बढ़िया साधन, इन सब की मांग, मोबाइल, लैपटॉप, सबकी मांग बढ़ती जा रही है। धन संपन्न लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखने के लिए शान शौकत से जो रहते हैं वो उस समय से रहने लगे, औद्योगिक क्रांति के समय से, जिसका प्रभाव विद्यार्थियों सामान्य जनता पर भी पड़ा और उनके जीवन स्तर में सुधार भी हुआ। लोगों के लिए मनोरंजन भी सुलभ हुआ। सस्ते टिकट पर दिखाए जाने वाले नाटक और कंसर्ट यूरोप के अधिकांश शहरों और अमेरिका में रंगमंच पर खेले जाते थे। बाद में रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न, ये कई प्रकार के मनोरंजन के साधनों का जो है वहाँ पर विकास विद्यार्थियों हो गया और ये सर्वसाधारण को भी सुलभ रहे। बहुत से खेलों का भी बड़े पैमाने पर चलन हुआ विद्यार्थियों, जिनमें बेसबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, बहुत सारे खेल।
और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लोगों के इस शिक्षा के प्रति चेतना का उदय के रूप में भी देखा जाता है। औद्योगिक क्रांति के काल में अधिकांश लोग न केवल अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की लालसा रखने लगे, अपितु वे स्वयं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के उत्सुक बने। बहुत से यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, जापान में प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा जो प्रौढ़ लोग थे उनके लिए रात में स्कूलें खोली गई। कुछ देशों में तो अनिवार्य स्कूल शिक्षा के कानून भी बनाए गए। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।